इससे पहले कि हम अपने तमाम मेहमानों के पास चलें, जल्दी से आपको बता देंगे ईवीएम पर कब कब सवाल उठाए गए हैं। यह आंकड़ा जानना बेहद जरूरी है। तो आइए जल्दी से इस पर एक नजर डालते हैं। मैं आपको बता दूं कि ईवीएम की अगर बात करें तो 2017 विधानसभा चुनाव के बाद सवाल खड़े किए गए थे। जब 2017 के चुनाव परिणाम आए, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की गई थी। ईवीएम में गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद भी सवाल उठे। भाजपा पर ईवीएम के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। तो ये वो तमाम मौके थे जब जब ईवीएम पर सवाल उठे और जब जब सवाल उठाए गए। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक सालिस साहब के पास सबसे पहले आऊंगा। विवेक जी, क्या कहना है आपका? ईवीएम और डीएम की बात चुनावों से पहले करना, तो क्या इसके ये क्या वजह है? आखिरकार ऐसा क्या हो गया अभी कि ईवीएम और डीएम की याद आ गई? जी रोहित जी, मैं बिल्कुल आपके पूरे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले ब्रेक में जाने से पहले हमारे विधायक जी मैथानी साहब ने कुछ सवाल किए थे, उनका जवाब पहले। उन्होंने आतंकवादियों की बात उठाई। तो भारतीय जनता पार्टी तो रोहित जी वो पार्टी है जो पठानकोट हमले का जांच कराती है बुला के आईएसआई पाकिस्तान। वो आईएसआई जो खुद भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आतंकवादियों को फंडिंग करती है, देश में आतंकवादी भेजती है, उन्हीं लोग से पाकिस्तान से बुला के इसी भारतीय जनता पार्टी ने पठानकोट हमले की जांच की। दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़े गए थे लश्कर और तोयबा के कुख्यात अपराधियों के साथ, आतंकवादियों के साथ। सबने दिखाया था, आपके चैनल में दिखाया। 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी चार्जशीट नहीं लगा पाई और वो आतंकवादी और देवेंद्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। छोटी सी बात कोरोना की। आपके मंत्री हैं संतोष गंगवार थे, उन्होंने लगातार लिखी कि कोरोना काल में प्रदेश की सरकार हमारी नहीं सुन रही है जी। जनरल वीके सिंह की बात कर लीजिए, उन्होंने भी लिखा। आपके उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश पाठक हों, चाहे कौशल किशोर अब दोबारा जो मंत्री हो गए, ये लगातार लिखते रहे कि कोरोना में। ठीक है विवेक जी, जो मैथानी साहब की चुभते हुए बातें थी, जो बातें आपको चुभी, उनका जवाब आपने दे दिया। अब मैं ईवीएम और डीएम पर आते हैं, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त की थोड़ी पाबंदी रहती है। जी आप अपनी बात। अब आगे ईवीएम और डीएम की याद क्यों आई? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक डीएम लोगों की बात है, किस तरह से पंचायत चुनाव में कार्यक्रम किया गया, किस तरह से लोगों को अगवा किया गया, किस तरह से लोगों के घर गिराए गए, फर्जी मुकदमे लगाए गए। आज भी डीएम कह रहे हैं किस तरह से किसानों के सर फोड़ दो और जाटों के सर फोड़ दो और किसान नेताओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। आज डीएम और एसपी भाजपा के इशारे पे आप देख लीजिए, रंगदारी उतारते हुए पकड़े गए। आईपीएस पाटीदार इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या करके भाग गया, जो व्यापारी था। आज तक वो आईपीएस नजर नहीं आया। एक एसडीएम के सामने पाल समाज के आदमी की बलिया में हत्या हो गई और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो थे वो हत्यारे के साथ खड़े हो जी। ईवीएम की जहां तक बात है, अब वाराणसी क्षेत्र की आदरणीय प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे। जब बैलेट पेपर से बात वोटिंग हुई तो एमएलसी की सीटें, चाहे शिक्षक हो या स्नातक हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत गए, जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र था। वही उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र इलाहाबाद झांसी, दोनों सीट समाजवादी पार्टी जीत के आई जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। देखिए, अखिलेश जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने यह बात कही कि हमको बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, ईवीएम से भी, डीएम से भी, और अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश बढ़ा है कि सब लोग अलर्ट रहे, ताकि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है विवेक जी, सुरेंद्र मैथानी साहब के पास आता है। सुरेंद्र जी, ईवीएम और डीएम की याद क्यों आई, ये विवेक जी बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी अपनी ये बात कही। आपका क्या कहना है? जो इनको ये याद आई है, इस याद पर आपका क्या कहना है? क्या ये बात आपको चुभ रही है? हाँ, देखिए रोहित जी, ये गुंडागर्दी पे अगर ये बात कहें और अपने शासन की हमारे शासन से तुलना करें, तो मुझे लगता है कि जनता इनको बार बार सबक सिखा रही है, फिर भी नहीं ये समझ पा रहे हैं। और अपने उस शासनकाल को जिसमें जनता कहती थी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा, मुख्तार अंसारी के 56 राइफल लेके जिप्सी पे आप सब लोगों ने दिखाया, ये सरकार में आए, इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इनके मुंह से ये शोभा नहीं देता, झूठ बोलते हैं ये। आप इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इनके हमारे समाजवादी पार्टी में भी हमारे कई मित्र हैं, उन्होंने बताया है कि ये एक जेब में अखिलेश यादव जी टोपी रखते हैं और दूसरी जेब में अगरबत्ती और चंदन रखते हैं।
ये लोगों को भ्रमित करने का जगह जगह काम करते हैं, तब ये विश्वकर्मा पूजा में पहुंच करके ये ढोंग करते हैं। ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमको तुष्टीकरण के आधार पर इस चुनाव को लड़ना है या हमें एक बड़े हिंदू समाज को भी कहीं भ्रमित करना है। ये भ्रमित करने का ही केवल काम कर रहे हैं। यही काम कांग्रेस भी करती थी। राहुल गांधी एक जेब में टोपी रखते हैं, दूसरी जेब में जनेऊ रखते हैं। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। जहां तक ईवीएम की बात है और डीएम की बात है, ये प्रश्न अगर इन्होंने उठाया है, इसका मतलब इन्होंने कोई ऐसा काम किया था जो इनके मन में था कि मैंने ऐसा किया, ऐसा ही योगी जी भी कर सकते हैं। ये इनके दिमाग में था, इसलिए इन्होंने ये प्रश्न उठाया। वरना 224 सीटें इनकी ईवीएम से आई, कैसे आ गई? तब ईवीएम ठीक थी क्या? इधर 47 सीटें आई तो उन 47 में ईवीएम ठीक थी क्या? आप लोकसभा की सीटें जीते, उसमें ईवीएम ठीक थी क्या? आज ईवीएम में क्या हो गया? ये जनादेश का अपमान करने का काम करते हैं। ठीक है मैथानी साहब, ये आपका कहना है कि आपने कहा कि आप इसे जनादेश का अपमान करार दे रहे हैं। सेवा करनी चाहिए। जी मैथानी साहब, आपको रुकूंगा, विनेश पांडे के पास होगा। विनेश, क्या कहना है? यानी इस बार ईवीएम डीएम ये अभी से ही चुनावी मैदान में एंट्री हो गई इन सब बातों की, तो आने वाले दिन जो हैं वो और गर्माहट भरे होने वाले हैं। विनेश, देखिए, चुनाव में जा रही है समाजवादी पार्टी भी, तो ये ईवीएम का जो मुद्दा है और डीएम का मुद्दा 2014 में भी उठाया गया था, जब करारी हार हुई थी, नरेंद्र मोदी की जीत हुई थी। 2017 में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, तब भी ईवीएम का मुद्दा उठाया गया था, और साथ ही साथ 2019 में भी उठाया गया था, और ये समग्र विपक्ष उठाता था। राहुल गांधी ज्यादा उठाते थे, लेकिन 2019 के बाद से कांग्रेस ने कहना बंद कर दिया, क्योंकि देखिए, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी, कांग्रेस की सरकार झारखंड में बनी, और हम कह सकते हैं कि आप छत्तीसगढ़ में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या ईवीएम ने बनाया? अभी ममता बनर्जी की सरकार बनी है तो क्या ईवीएम ने बनाया है? रही बात बिहार की बात, तो क्या ये स्थिति होती तो ये रिजल्ट निकलता? लेकिन ये चुनाव का जो मुद्दा ईवीएम का रहा है, अब बहुत ज्यादा काम आने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं वो ईवीएम की बात बहुत नहीं करते, क्योंकि बंगाल का रिजल्ट सबके सामने है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत बंगाल में लगा दी थी, तो ईवीएम का अगर चलता तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार होती। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो वो पुराना राग अलाप रहे हैं, ईवीएम और डीएम। रही बात डीएम की, तो जिसकी सरकार होती है उसके ऊपर यह आरोप लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिलाधिकारी है, जो चुनाव अधिकारी होता है, वो खेल करता। लेकिन खेल, रोहित जी, दर्शकों को बता दूं और आपको भी जानकारी होगी, जब बैलेट पेपर से होता था, याद करिए वो दिन जब बूथ लूट लिए जाते थे, जब चर्चा होती थी कि फला दबंग लड़ रहा है और बूथ के बूथ लूट लिए गए, पानी डाल दिए गए, स्याही डाल दिया गया, ट्रक से लूट लिए गए, बूथ से लूट लिए गए। लेकिन अब वो चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। जब नहीं मिलती हैं तो डीएम का वो अधिकार क्षेत्र नहीं है। जो पर्यवेक्षक आते हैं, जो चुनाव के पर्यवेक्षक होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनके नियंत्रण में पूरा चुनाव होता है। रही बात आरोप प्रत्यारोप लगाने का, तो विवेक साइलस को भी पता है और जो माननीय विधायक बैठे हैं उनको भी पता है कि जो विपक्ष में है वो सत्ता पक्ष पर तमाम तरह के आरोप लगाएगा। नहीं लगाएगा तो राजनीति किस मुंह से करेगा? 2022 का चुनाव है, कैसे जाएगा? तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है, और ये 2022 का जब तक रिजल्ट मार्च में निकलेगा तब तक ये चलता रहेगा। आखिर कोई तो मुद्दा होगा जिसे गरमाया जाए, जो बात रखी जाए, और कौन सी बात रखी जाएगी? बिल्कुल विनेश। विवेक, आप साइली साहब बताइए कि जो बात अभी सुरेंद्र मैथानी साहब ने कही, आप उन्होंने कहा, उनको बात चुभी, उन्होंने कहा कि साहब ये तो जनादेश का अपमान है, और अभी से ऐसी बातें। ये देखिए, ईवीएम का मुद्दा उठा तो सबसे पहले ईवीएम का मुद्दा जो उठाया था 2009 में, वो आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने उठाया था। उस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी और सुप्रीम कोर्ट में रिट भी की। थोड़ी जानकारी दे। देखिए, अभी जो सरकार ये बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन से एक भी मौतें नहीं, उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? और भारतीय जनता पार्टी तो खुद 14 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है। अभी मैथानी साहब ने तुष्टीकरण की बात, तो देखिए, समाजवादी पार्टी कभी अली बजरंग बली की राजनीति नहीं करती, दिवाली की राजनीति नहीं करती, शमशान कब्रिस्तान की बात नहीं करती। अभी योगी जी ने कहा 19% उनके 81 हमारे
अली उनके, बजरंग बली हमारे, बजरंग बली को दलित भी होली बताया, मनाने नहीं बनवासी दी, भी हम बताया, लोग को होली मनाने नहीं दी, बनवासी जन्माष्टमी भी मनाने बताया नहीं दी। आपने अयोध्या में मंदिर निर्माण की बात नहीं की, आपने कहा वहाँ अथेंटिक कर दिया, कोर्ट के निर्देश आने के पहले, फैसला आने के पहले ही आपने कर दिया, वहाँ तो मस्जिद थी, आपने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी, उनकी हत्या करा दी। कोर्ट ने आप कहा किस दिशा में उत्तर प्रदेश में राजनीति जंगल करना राज चाहते हैं, है, किस दिशा में ये सुप्रीम प्रदेश कोर्ट को ने भी ले कहा, जाना हाई चाहते कोर्ट हैं? ने भी कहा, और मैदानी साहब ऐसी डिबेट में करता है। आप दंगे अपने कराते थे, सामने आज लाइट उत्तर पे प्रदेश बोली में तो दम है कहता किसी की, आप दंगा करा लें? आप में दम है, आप देखिए, उत्तर प्रदेश में दंगा करा लें? योगी आदित्यनाथ अरे जी बात दंगाई करते हैं, आप लोग हैं, उत्तर प्रदेश में दंगा दंगा भड़काते आपको आप सुनाई नहीं लोग दे रहा हैं। होगा। दंगा आप आपकी लोग साजिशें भड़काते अब हैं। फेल हो ये रही पूरा हैं, हिंदुस्तान जानता जब है आप मैदानी अपनी साहब। साजिश में सफलता हम नहीं नारे पा पे रहे गैस नहीं हैं, निकालते। अगर आपको चुनाव हम में बत्तख जाना चौकी ही से है नहीं निकालते। और चुनाव को हम जीतने हमारी की जात मंशा को- है, हमारी तो आप जात को सेवा का गद्दार काम से बोलिए ना बचाने के लिए कि आपने सेवा बादल का के काम पीछे क्या नहीं किए, छुपाते। कितनी लोगों की आपने ये सब सेवा काम की, हम नहीं करते, कोरोना हम कालखंड सच में आपने बोलते क्या हैं। किया, हम ये अपनी नहीं सरकार कहते में कि कितने ऑक्सीजन गरीबों से को एक भी न्याय मौत दिया, नहीं हुई। आपने हम ये अपनी कभी नहीं सरकार में कहते। तो आज आपने अपनी डेंगू और सरकार में जर्नी तो इंसेफेलाइटिस से जिसके जो लोग आप तड़प अपनी रहे जाति हैं, पर जिस जो पर माए आप की अपना बिला रही कमांड है, बताते उस पे हैं, एक शब्द है आप नहीं नहीं आपका बोल कमांड, सकते। उनको भी महिलाओं के आपने बलात्कार पे वर्ग एक विशेष शब्द के नहीं साथ बोल उलझा सकते। दिया और उन बेरोजगारी पे भी पे नहीं मुकदमे बोल लगे। सकते। मतलब आप महंगाई पे किसी नहीं के बोल नहीं है, सकते। आप छात्र आपके नौजवान पे नहीं दोहरा बोल आपका सकते। चरित्र है, किसान पे नहीं वही बोल जो मैंने सकते। प्रारंभ में बढ़ी कहा हुई कि एक बिजली जेब दरों में पे नहीं बोल टोपी सकते। और दूसरी आपने जेब में कोई काम नहीं तिलक और किया। चंदन। ठीक है। आपको उधार देना मैं- पड़ता है। मैदानी साहब आपको भी रोकूंगा, विवेक आपको भी रोकूंगा, क्योंकि अभी वक्त खत्म हो रहा है। एक संक्षेप में जल्दी से वीरेश पांडे के पास चलूंगा। वीरेश, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में और ज्यादा सियासी शब्दबाण देखने को मिलेंगे। तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है और एबीपी गंगा इस वादे के साथ चुनावों में कि हम हर खबर, हर बयान और पूरे प्रदेश के चप्पे चप्पे की चुनावी खबर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वीरेश, देखिए, जो बारिश हो रही है, तापमान जरूर कम हुआ है, लेकिन जो टेम्परेचर है, तापमान है राजनीति का, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और मार्च में जब रिजल्ट निकलेगा तब तक यही तापमान आपको देखने को मिलेगा और निरंतर इसमें तेजी ही आएगी। चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कितनी भी ठंडक पड़े, उसका असर नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे अब तापमान बढ़ता जा रहा है और उसी का नतीजा है, आपने देखा कि विधायक जी न प्रवक्ता का सुन रहे हैं, न प्रवक्ता विधायक जी का सुन रहे हैं, अखिलेश यादव योगी जी का सुन रहे हैं, न राहुल गांधी मोदी जी का सुन रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहेगा और दर्शकों को भी इसमें मजा आएगा और एबीपी गंगा लगातार खबर पर नजर रखा हुआ है और दर्शकों को जरूर बताएगा, एक एक छोटी छोटी खबर दर्शकों को जरूर बताएगा और इसीलिए राजनीति की खबरों को देखने के लिए एबीपी गंगा देखा जाता है। बिल्कुल वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक साहिली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैथानी साहब ने जो बात कही है कि ये चंदन और अगरबत्ती वाली बात एक जेब में जो आप रखते हैं, वो चेक जरूर करवाइएगा मैथानी साहब को, रखते हैं नहीं रखते हैं। मैथानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। एक वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।